वो अब तक का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनकर मरा था। सभी उसे जादू का निर्माता मानते थे। उसने एक ऐसा 15वें स्तर का जादू किया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिससे सबसे शक्तिशाली दानव नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी वो परलोक में चला गया, क्योंकि उसकी चक्र शक्ति कम थी, ठीक काकाशी की तरह। अब वो 50 साल बाद कुसानागी मिनाटो के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है और जल्द ही समझ जाता है कि सभी इंसान बेकार और कमजोर हैं। तो अब असली जादू का निर्माता एक मैजिक स्कूल में जाने के लिए मजबूर है। खैर, कम से कम वहां प्यारी लड़कियां तो हैं। असल में इस शरीर का असली मालिक ट्रक से टकराकर मर गया था और किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। इसलिए हमारे नायक ने इसका शरीर ले लिया। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। ऐसा लगता है जैसे उसके पास पवित्र जादू है। और हाँ, सच में उसके पास पवित्र जादू है। वो 1970 में मरा था और अब 2022 में दुनिया शांतिपूर्ण है। टीवी पतले हो गए हैं, लोग के पॉप देख रहे हैं और ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। दिमागी बर्बादी पहले ही फैल चुकी है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो कुसानागी मिनाटो के घर लौटता है। उसके माता पिता पहले ही ट्रक से मर चुके थे, इसलिए वो अकेले ही उनकी संपत्ति पर पला बढ़ा। क्योंकि पुनर्जन्म का जादू मौजूद नहीं है, उसे लगता है कि ये भगवान का काम है या फिर सिर्फ एक संयोग। असल में ये सब ट्रक कुन का काम था। मुझ पर भरोसा रखो। अब वो एक मैजिक एकेडमी का छात्र है और पहले से ही उसमें दिलचस्पी लेने लगा है। तभी उसे तड़ानोक का फोन आता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। और हाँ, हमेशा की तरह एक गुंडा कमजोर को तंग कर रहा है। अगले दिन हम यहाँ कामुई मैजिक एकेडमी में हैं। अचानक कोई एक जादू करता है, लेकिन उसकी ताकत बस लाइटर जलाने जितनी है। ये देखकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर को बहुत निराशा होती है। जितना वो छात्रों को देखता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी बेकार हो चुकी है। और ये तो तब है जब उसने डांसिंग ट्रेंड्स भी नहीं देखे हैं। उसके समय में एक शुरुआती जादूगर भी इससे 10 गुना बेहतर करता था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अब दुनिया बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण हो गई है। कक्षा में प्रवेश करते हुए वो सच में आराम महसूस करता है और वो ये भी सोचता है कि क्या उसके कोई दोस्त हैं। तभी अचानक वही गुंडा आ जाता है। गुस्से में पूछता है कि मनाटो ने उसे कल क्यों इग्नोर किया। मनाटो बस पूछता है कि वो कौन है। और इतना सुनते ही लाल बालों वाला गुस्से से फट पड़ता है। वो मनाटो को किक मारने की कोशिश करता है और पूरी तरह फेल हो जाता है। तो वो तरीका बदलता है, उसे गालियां देने लगता है, कहता है कि वो कचरा है। क्योंकि फिजिकल अटैक काम नहीं किया तो शायद मेंटल अटैक काम करे। तभी मनाटो को एहसास होता है कि यही वो लड़का है जिसने उसे कल कॉल किया था, और वो मान लेता है कि शायद वे दोस्त हैं। ताड़ानोक कुन कहता है कि आखिर उसे याद आ ही गया और पैसे मांगता है क्योंकि दोस्त हैं। लेकिन मनाटो बस कहता है कि वे अच्छे से रहेंगे, जो किसी तरह लाल बालों वाले को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। ताड़ानो जानता है कि उसके पास अभी भी इनहेरिटेंस का पैसा है और उसे वही चाहिए। तभी मनाटो को समझ आता है कि इस शरीर को पहले बुली किया जाता था। लाल बालों वाला हमला ही करने वाला होता है कि अचानक कक्षा में एक लड़की प्रवेश करती है। दुनिया की देवी शायद। नीले बाल, नीली आंखें और एक बहुत ध्यान खींचने वाली ताई। अगर तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बड़ी और मोटी सफेद स्कर्ट, वाइट। ताड़ानो तुरंत लाल हो जाता है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा, जैसे कोई कुत्ता मिलन के मौसम में हो। फिर भी गुस्से में वो मिनाटो से कहता है कि भूलना मत, और चीजों को लात मारते हुए बाहर चला जाता है। बोर्ड पर महान वैश्विक आपदा के बारे में जानकारी थी। शिक्षक ने छात्रों से इस विषय पर टिप्पणी करने को कहा। फिर वो आदमी समझाता है कि ये मानवता की आखिरी बड़ी आपदा थी। उस समय दुनिया राक्षसों से भर गई थी, लेकिन जादू के संस्थापक इचिगामी मिनाटो ने अलग सोचा और अकेले ही राक्षसों का सामना किया। एक उच्च स्तर के दानव को हराने के बाद वो खुद मर गया और तब से कोई दूसरी आपदा नहीं हुई। उसी समय शिक्षक ने पूछा कि दुनिया को किसने बचाया। नीले बालों वाली लड़की ने हाथ उठाया और मुस्कुराई। मीजा ने जवाब दिया कि वो उस आपदा का एकमात्र जीवित व्यक्ति था और इतिहास का पहला जादूगर। इसीलिए दिव्य मैजिक एकेडमी बनाई गई। उसकी आंखें चमक रही थीं जब वो बोल रही थी। इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षक ने समझाया कि वो पहला व्यक्ति था जिसने जादू को जागृत किया, और जोड़ा कि ये एकेडमी उसी जैसे जादूगरों को प्रशिक्षित करने के लिए है। अंदर से कांपते हुए हमारा एमसी सिर्फ यही सोच सकता था कि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। शर्मिंदा होकर इचिलामी ने सोचा कि अगर उसे पता होता तो वो यहाँ कभी नहीं आता। आंखें सिकोड़ते हुए उसे डॉक्टर की बात याद आई और उसने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में शांति फैलने के बाद जादूगर कमजोर हो गए हैं। खामोशी में लड़का खिड़की के बाहर पक्षियों को देखता रहा, हल्की सी मुस्कान के साथ। उसे संतोष महसूस हुआ कि सब कुछ इसी तरह खत्म हुआ। फिर शिक्षक ने घोषणा की कि कक्षा समाप्त हो गई है और अगले दिन जादुई शक्ति का आंकलन होगा। व्यंग करते हुए टडेनो ने कहा कि उसके लिए अपने सहपाठियों की बेकार ताकतें देखना खुशी की बात होगी। मिनाटो ने सोचा कि गुंडा बस बोर हो रहा है,
और उस पर समय बर्बाद करना बेकार है। लाल बालों वाले को नजरअंदाज करते हुए हमारा नायक चुपचाप बाहर की ओर बढ़ गया, लेकिन गुंडा और उसके दोस्त एमसी का मजाक उड़ाते रहे, उसे हरामी कहकर बुलाते रहे। अचानक मिनाटो रुक गया, पीछे मुड़ा और लाल बालों वाले को लूजर कहा। चिढ़ते हुए गुंडे ने पूछा कि वो खुद को क्या समझता है जो इस तरह बात कर रहा है। बिना जवाब का इंतजार किए गुंडे ने एक दिखने में शक्तिशाली जादू सक्रिय कर दिया। डर के मारे छात्रों की आंखें खुली की खुली रह गईं और एक गोरे बालों वाला लड़का चिल्लाया, पूछते हुए कि क्या वो सच में कक्षा के अंदर जादू इस्तेमाल करना चाहता है। फिर भी टेडेनो ने एक आग की लहर छोड़ दी एमसी को मिटाने की चाह में। जहां बाकी सब भाग गए वहीं मिनाटो शांत खड़ा रहा। उसी समय मीजुहा उसकी रक्षा करने के लिए उसकी ओर दौड़ी, लेकिन नायक बिना हिले खड़ा रहा। जब आग का जादू उसके करीब आ रहा था तभी पूरे कमरे में एक धमाका गूंजा। छात्रों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, चमकदार रोशनी को सहने की कोशिश करते हुए। हैरानी में लड़की यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था। टेबल और कुर्सियों को बिखरा हुआ देखकर उसने कहा कि ये सब इसके लायक नहीं था। चिढ़ते हुए टेडेनो ने दावा किया कि ये उसकी गलती नहीं थी और उसने सिर्फ उकसाने पर प्रतिक्रिया दी थी। जब धुआं साफ हुआ तो साफ दिख रहा था कि प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल सुरक्षित था। ये देखकर वहां मौजूद सभी छात्र पूरी तरह सदमे में थे। फिर मिनाटो ने बस अपना सिर खुजाया, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। टेडेनो का चेहरा अविश्वास में टूट गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जादू ने एमसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि पहले स्तर का हमला आसानी से रोका जा सकता है और उसे जादू का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टुएनो घबरा गया जब उसने एमसी को ये कहते सुना कि वो सिर्फ इसलिए नरमी बरत रहा है क्योंकि वो अभी बच्चा है। ठंडी नजर के साथ इचुकामी ने कहा कि उसके जैसे बुरे लोगों को सीधा करना जरूरी है। ये सुनकर लाल बालों वाला और उसके साथी सदमे में आ गए। जल्द ही प्रोटैगनिस्ट के शरीर से एक डरावनी आभा उठने लगी। एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। हवा में नीले कणों को देखते हुए छात्रों को एहसास हुआ कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। हैरान होकर मिकाई समझने की कोशिश करने लगा कि ये किस तरह का जादू है। उसी समय लाल बालों वाला कांपना बंद नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्रोटैगनिस्ट उस डरावनी आभा के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। ये समझकर कि एमसी उस पर हमला करने वाला है, गुंडा जम गया। तभी शिक्षक आ गए, पूछते हुए कि आवाज कैसी थी और किसने कक्षा में जादू इस्तेमाल किया। प्रोटैगनिस्ट ने बस उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वो मुस्कुराया और कहा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, शायद किसी ने बाहर जादू किया होगा। जब शिक्षक ने कहा कि आंगन में किसी ने कुछ नहीं किया तो एमसी ने कहा कि शायद बाहरी लोग जादूगर बनने का खेल खेल रहे हैं। शक के साथ शिक्षक ने धुएं के बारे में पूछा। तभी इचुकामी ने खिड़की की ओर इशारा किया और कहा कि हवा उसे सड़क से अंदर ले आई। ये मानते हुए कि छात्र झूठ नहीं बोलेगा, शिक्षक ने उसकी बात मान ली और कहा कि वो मामले की जांच करेगा और तुरंत कक्षा को खत्म कर दिया। इस पर प्रोटैगनिस्ट ने बस शिक्षक को हाथ हिलाया, ध्यान आकर्षित न करने का फैसला करते हुए। सोचते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि अब उसे ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा। लेकिन मिजुआ अभी भी सदमे में थी। जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उधर टेडेनो एमसी को गालियां देता रहा। सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि छात्रों का स्तर बहुत ही कम है और उसने सोचा कि क्या आज के जादूगर बाकी बचे राक्षसों को संभाल पाएंगे। गलियारी में चलते हुए उसने शहर को देखने और उन जीवों के निशान खोजने का फैसला किया। जब रात हुई, शबुया अपनी बर्बाद हालत में दिखा। पूर्णिमा के नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक इमारत पर चढ़कर गहराई से जांच करने का फैसला किया। नीचे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि पुराना शहर कितना बदल गया है। एक जादुई सर्कल का उपयोग करके उसने गति हासिल की और अंधेरे में तेजी से बढ़ गया। फिर भी एमसी को कोई अलौकिक उपस्थिति महसूस नहीं हुई और उसने सोचा कि शहर के खंडहर होने के बावजूद पुलिस गश्त क्यों लगा रही है। जल्द ही प्रोटैगनिस्ट ने अचानक एक राक्षस के आने का आभास किया। छत के किनारे झुककर उसे नीचे किसी की ऊर्जा भी महसूस हुई। बिना हिचकिचाए उसने जादू का उपयोग किया और खुद को इमारत से कूदकर सीधे आने वाले खतरे की ओर फेंक दिया। लेकिन उसने देखा कि कुछ क्रीचर एक महिला को घेरे हुए थे जो डर के मारे कांप रही थी। रोजनांडो राक्षसों ने अपने दांत दिखाए, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन उन क्रीचर के आश्चर्य के लिए प्रोटैगनिस्ट वहां आ गया। बिना हिचकिचाए एक जानवर लड़के पर झपट पड़ा, लेकिन तभी जमीन से कांटे निकल आए और उन्होंने उन क्रीचर के शरीर को भेद दिया। एक ही बार में सबको खत्म कर दिया। मिनातो ने अपना चेहरा पीछे घुमाया और उस महिला को रोते हुए देखा। राहत महसूस करते हुए उसने उसकी शर्ट पर लगा बैज देखा। एमसी को समझ आया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसने लड़की से कहा कि आगे से ज्यादा सावधान रहे। शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया। हैरान अधिकारी उस अजनबी को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखती रही, सोचते हुए कि वो कौन था, और उसने तय किया कि वो कोई असाधारण जादूगर होगा। जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि उसने कोई भी दिखाई देने वाला जादू इस्तेमाल नहीं किया। इस पर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अपना चेहरा छिपाना एक अच्छा फैसला था, क्योंकि वो पुनर्जन्म के बाद ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। शांत रहते हुए उसे एहसास हुआ कि पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि वो लो रैंक राक्षसों को भी नहीं संभाल पा रही।
चिंतित होकर मिनातो ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय के जादूगर बहुत कमजोर हो गए हैं। आसमान की ओर देखते हुए उसे खुशी महसूस हुई, ये समझकर कि उस युग में भी लोगों को उसकी शक्ति की जरूरत है। जादुई सर्कल से शहर को स्कैन करते हुए उसने तय किया कि उसका पहला कदम होगा इस इलाके के सभी राक्षसों को खत्म करना। बाद में एक अजीब सी डिवाइस की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने घोषणा की कि आज जादुई शक्ति का आकलन होगा। उन्होंने समझाया कि छात्रों को अपनी शक्ति को सही तरीके से मापना चाहिए और अपने तत्व का पता लगाना चाहिए, और जो कोई भी जादू के करियर को आगे बढ़ाना चाहता है उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बेसिक चीज के लिए मशीन की जरूरत है। मिनातो ने सोचा कि अपनी शक्ति को महसूस करना ही जादू की नींव है। एमसी के पास चलते हुए मिज़वा ने उससे कहा कि वो थोड़ा साइड में आ जाए ताकि वे बात कर सकें। दूसरे छात्र हैरान रह गए जब उन्होंने उसे उससे बात करते देखा। जल्द ही नीले बालों वाली लड़की ने अपना परिचय दिया कि वो जादूगरों के एक अभिजात्य परिवार की दूसरी बेटी है। हैरान होकर लड़के ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। तब मिज़वा चौंक गई, ये जानकर कि उसे नहीं पता कि उसका परिवार 4 अभिजात्य एलिमेंटल जादूगर परिवारों का नेतृत्व करता है। किसी को शानदार कपड़े पहने हुए कल्पना करते हुए उस युवक ने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट उसके समय में था ही नहीं और उसे उसका आखिरी नाम भी नहीं पता था। मिज़वा की नीली आभा को देखते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि इतनी मशहूर फैमिली के लिए उसकी ताकत बहुत कम है। हैरान होकर लड़की ने सोचा कि एमसी प्रभावित क्यों नहीं हुआ। दांत पीसते हुए टेडेनो चिढ़ गया ये देखकर कि एक आउटकास्ट मिज़वा से बात कर रहा है। फिर इचुकामी ने पूछा कि एक नोबल लेडी उससे क्या बात करना चाहती है। आंखें बंद करके और छाती पर हाथ रखते हुए मिज़वा ने अपनी शाही शांति बनाए रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसे समझना होगा कि प्रोटैगनिस्ट ने बिना चोट खाए जादू का हमला कैसे सह लिया। पहले से ही अधीर होते हुए उसने कहा कि वो कल की घटना के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन शिक्षक ने उसे रोक दिया, कहते हुए कि उन्हें आकलन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे प्रोटैगनिस्ट मुस्कुरा दिया, खुश होकर कि वो बच गया। मिज़वा बस हल्की मुस्कान दे पाई, ये मानते हुए कि वो जल्द ही उसकी ताकत समझ जाएगी। अपने हाथ में ऊर्जा इकट्ठा करते हुए टेगेनो ने घोषणा की कि अब उसकी बारी है। फिर बिना हिचकिचाए लाल बालों वाले ने बड़े क्रिस्टल को छुआ और उसके अंदर आग प्रकट हो गई। सिस्टम की आवाज ने घोषणा की कि उसकी शक्ति 1000 है और उसका तत्व अग्नि है। गुंडा खुश हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वो और मजबूत हो गया है। सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नंबर स्केल अभी भी 60 साल पहले जैसा ही है। जब मिज़वा का नाम पुकारा गया, मिज़वा आगे बढ़ी, नीले आभा में लिपटी हुई। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा और उसके अंदर पानी की बूंदें बनने लगीं। तुरंत बाद सिस्टम की आवाज ने घोषणा की कि उसकी जादुई शक्ति 2000 है और उसका तत्व पानी है। ये सुनकर छात्र और यहाँ तक कि शिक्षक भी चौंक गए। आत्मविश्वास से टेडेनो ने कहा कि ये साल के सबसे ऊंचे स्कोर्स हैं, जिसका मतलब है कि वे शानदार जादूगर बन सकते हैं। उसी समय नीले बालों वाली लड़की सामने आई, अपने रिजल्ट पर गर्व करते हुए। फिर उनके सहपाठियों ने दोनों की ताकत की तारीफ की। हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हुआ कि उसके समय का इतना बेसिक लेवल यहाँ सबसे ऊंचा माना जा रहा है। मुस्कुराते हुए मिज़वा ने सोचा कि यही उसके खून की असली ताकत है। अपना चेहरा घुमाते हुए इचुकामी को उसका घमंडी चेहरा देखना मुश्किल लगा। जब उसका नाम पुकारा गया, मिज़वा चिंतित हो गई। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट मशीन के पास बढ़ा, छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे और किसी ने कहा कि वो हमेशा सबसे कमजोरों में रहा है। लाल बालों वाले ने जोड़ा कि वो लिखित परीक्षा में अच्छा करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कमजोर पड़ जाता है। और हंसते हुए टेडेनो ने सोचा कि उसका सहपाठी मिज़वा के सामने शर्मिंदा होगा। जिज्ञासु होकर लड़की जल्द ही जानना चाहती थी कि एमसी की जादुई शक्ति क्या है, ये सोचते हुए कि वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसी समय मिनातो मशीन के सामने रुक गया। तनाव में उसने सोचा कि क्या उसे फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहिए या बस चीट कर लेना चाहिए। बीच में वो अपने सहपाठियों की घूरती नजरें महसूस कर सकता था और एक गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। उसी पल एक बहुरंगी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। हल्की मुस्कान के साथ प्रोटैगनिस्ट ने फैसला किया कि वो अपनी शक्ति बाहर निकालेगा, ये देखने के लिए कि क्या ये डिवाइस जादू के महान जनक की शक्ति को माप सकती है। उनके सामने एक बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। तुरंत बाद एक रोशनी ऊपर की ओर गई और पूरे किले को रोशन कर दिया। कुछ छात्रों ने उस पागलपन भरे दबाव को महसूस किया। हैरान होकर मिज़ाहा ने पूछा कि क्या हो रहा है, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि नंबर बहुत तेजी से बदल रहे हैं। फिर क्रिस्टल में दरार आ गई और एक रोशनी का स्तंभ किले से आसमान तक फट पड़ा। डिवाइस से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी और अचानक एक बहरे कर देने वाला धमाका पूरे कमरे में गूंज उठा। सदमे में छात्रों को एहसास हुआ कि क्रिस्टल टूट चुका है। धूल के बीच खड़े होकर प्रोटैगनिस्ट हैरान था कि डिवाइस टूट गई, हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी। जमीन पर पड़े अपने सहपाठियों को देखते हुए इचामी ने सोचा कि क्या वहां किसी ने उसकी शक्ति महसूस भी की थी। जमीन पर पड़े छात्रों के पास जाते हुए शिक्षक ने पूछा कि क्या सब ठीक है। जब वो एमसी के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा कि क्या उसे चोट लगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो बस किस्मत वाला था, हालांकि वो धमाके के केंद्र में था।
डिवाइस के बचे हुए हिस्सों को देखते हुए शिक्षक ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और सोचा कि डिवाइस खराब रही होगी। सोचते हुए उन्होंने पूछा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें लड़के की शक्ति और तत्व का पता नहीं चला। समझ नहीं पाते हुए एमसी ने पूछा कि समस्या क्या है। तब शिक्षक ने समझाया कि वो एक प्रैक्टिकल क्लास की योजना बना रहे हैं, जहां ग्रुप में कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी और इसके लिए उन्हें सभी की ताकत जाननी जरूरी है। इस बीच तदानो अपने गले को तौलिए से पोंछ रहा था जब शिक्षक ने उससे पूछा कि क्या वे एक और टीममेट को स्वीकार करेंगे, लेकिन गुंडा और उसके साथी लड़के को तिरस्कार से देख रहे थे। फिर भी लाल बालों वाले के चेहरे पर नकली मुस्कान आ गई। खड़े होकर तदानो ने कहा कि वे उसे खुशी से शामिल करेंगे। शिक्षक ने जवाब दिया कि उन्हें हमेशा पता था कि वे उस पर भरोसा कर सकते हैं। मिनातो के पास चलते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में लाल बालों वाले ने कहा कि वो इस पल का इंतजार कर रहा था। इस बीच शाबुया का पुराना शहर अभी भी खंडर में था। राक्षस अभी भी उन क्षेत्रों में मौजूद थे जो महान आपदा में नष्ट हो गए थे। अब छोड़ा गया क्षेत्र पुलिस और जादूगरों द्वारा गश्त किया जा रहा था, जो उन क्रीचर्स को खत्म करते थे और छात्रों को भी उनकी मदद करनी थी। उसके अनुसार अधिकांश राक्षस पहले ही खत्म हो चुके थे, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। अन्य छात्रों के बीच प्रोटैगनिस्ट ये जानकर हैरान था कि अकेडमी असली लड़ाइयां कराती है। चुपचाप उसने सोचा कि क्या ये छात्र मिलकर भी एक भी मॉन्स्टर ग्रुप को हरा पाएंगे। चारों ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये वही जगह है जहां वो पिछली रात आया था और उसे लगा कि उसने सभी क्रीचर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन वो अभी भी वहां जादू के निशान महसूस कर सकता था। किसी नई आपदा के कोई निशान नहीं थे, फिर भी वे मॉन्स्टर लगातार दिखाई दे रहे थे। आत्मविश्वास से एक लड़की ने अपने सहपाठी को मुकाबले के लिए बुलाया। ये देखकर मना तो हैरान हो गया कि ये ग्रुप कितना लापरवाह है, क्योंकि ये क्लास असली कॉम्बैट थी। एक गहरी सांस लेते हुए मिजुहा मुड़ी और उसे शक भरी नजर से देखा। फिर शिक्षक ने हाथ हिलाया और प्रैक्टिकल क्लास शुरू करने को कहा। सबसे टीम में काम करने को कहा। उसी समय किसी ने एमसी को पुकारा। इस बीच प्रोटैगनिस्ट एक टूटे हुए घर की दीवार के सहारे खड़ा था।